स्वागत है मित्रों सभी लोगों का अपने YouTube चैनल रीलर्न विद दुर्गेश पर। चलिए, जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में क्रिया के दो भेद देखे, सकर्मक और अकर्मक। अब आज हम लोगों को देखना था क्रिया के अन्य भेद, और क्रिया के अन्य भेद क्या होते हैं, कितने भेद इसमें आते हैं। ठीक, लेकिन कभी अगर आपसे पूछेगा क्रिया के कितने भेद होते हैं तो आपको दो ही भेद बताना है, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक के अलावा और कोई भेद आपको नहीं बताना है, दो ही भेद होते हैं। और लेकिन क्रिया के अन्य भेद में कौन कौन से भेद आते हैं उसे हम आज देख लेते हैं। तो बिना समय लिए हुए हम लोग चलते हैं क्रिया के अन्य भेद की तरफ। हेडिंग डालते हैं क्रिया के अन्य भेद। क्रिया के अन्य भेद। अब क्रिया के अन्य भेद में कभी आपको नहीं कहता है क्रिया के अन्य भेद इतने हैं। ठीक, उसमें कई क्रियाएं होती हैं। अब उसमें से हम एक निम्नलिखित भेद है, इसको हम लिख सकते हैं, इसके भेद निम्नलिखित हैं। ठीक, यानी क्रिया के अन्य भेद निम्नलिखित हैं। अब इसमें हम जो है एक एक वीडियो को एक एक क्रिया को देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले हमारी क्रिया आती है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया परिभाषा देखते हैं, इसकी परिभाषा क्या कर रही है। कहते हैं ऐसी क्रिया जो मुख्य क्रिया के बाद प्रयुक्त होकर, जो मुख्य क्रिया के बाद प्रयुक्त होकर क्रिया के अर्थ को पूर्ण एवं सार्थक बनाती है। जो मुख्य क्रिया के बाद प्रयुक्त होकर क्रिया के अर्थ को पूर्ण एवं सार्थक बनाती है, उसे सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक, अब उसे सहायक क्रिया कहते हैं, यानी जो आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं, इज, एम, आर, वाच, वेयर, दिस, दो, दैट, जो भी आपका हो, ठीक, वही चीज यहाँ पर है। किसी भी वाक्य के अंत में ता, ते, ती, ते हैं, तू हैं, था, थे, थी, रहा, रही, रहे हैं, वही चीज यहाँ भी है। उसी को हम यहाँ भी सहायक क्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम कह दें मोहन पढ़ता है। ठीक, मोहन पढ़ता है। अब देखिए, यहां मोहन लग रहा है कि पढ़ने की क्रिया हो रही है, पढ़ना क्या है, क्रिया है ना। लेकिन इसके पीछे से हम जो ता है को हटा देते हैं। ठीक, ता है क्या है, सहायक है, यही आपकी सहायक क्रिया है। अब ता है को हम हटा देते हैं, तब आपका क्या हो जाएगा, मोहन पढ़। अब लग रहा है क्रिया हो रही है, मोहन पढ़। क्या पढ़, पता नहीं क्या पढ़, पढ़ने के लिए बोल रहा है कि आदेश कर रहा है कि वो कब से पढ़ रहा है, वो कोई चीज वहां पर कंफर्म नहीं हो पा रही, क्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक, जिसे कहते हैं सीता जा रही है। अब देखिए, अगर रही है को हटा दिया जाए तो सीता जा। अब सीता कहाँ जा, लग रहा है कि जाने की क्रिया हो रही है, नहीं लग रहा है।
तो उसी को हम क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। अर्थात वे क्रियापद जो मुख्य क्रिया के बाद प्रयुक्त होकर क्रिया के अर्थ को पूर्ण एवं सार्थक बनाते हैं, उसे हम सहायक क्रिया नाम देते हैं। ठीक, चलिए, तो ये चीज बहुत ही सरल है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, हम अगली क्रिया को देखते हैं। चलिए, अगली क्रिया को हम देखते हैं। अगली क्रिया हमारी है दूसरी ना, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, देखिए नाम से हमको लग रहा है कि पूर्व माने पहले, कालिक माने समय में, यानी जो पहले समय में हो जाए वही क्या होती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है। परिभाषा देखते हैं, इसकी परिभाषा क्या कहती है। कहते हैं मुख्य क्रिया के पहले, मुख्य क्रिया के पहले समाप्त होने वाली क्रिया को, मुख्य क्रिया के पहले समाप्त होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। कुछ नहीं, जैसा परिभाषा, जैसी परिभाषा लिखी गई बस उसी के अकॉर्डिंग आपको हल कर देना है। करेक्ट, मुख्य क्रिया के पहले समाप्त होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अब देखिए, मुख्य क्रिया के पहले समाप्त होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि मुख्य क्रिया के पहले, यानी जो आपकी मुख्य क्रिया हो रही है उसके पहले कोई ना कोई ऐसी क्रिया होगी जो समाप्त होगी। ठीक, जैसे देखते हैं, अगर कह दे राधा खाना खाकर सोती है। अब देखिए, वर्तमान समय में जो क्रिया हो रही है उसी को हम क्या नाम देते हैं, मुख्य क्रिया। तो राधा इस समय क्या कर रही है, सो रही है। तो वर्तमान में जो क्रिया होती है इसी को हम क्या कहते हैं, मुख्य क्रिया कहते हैं। तो यह क्या है आपकी मुख्य क्रिया। अब देखिए, राधा ने पहले क्या किया, यानी अब तो सो रही है ना, ये मुख्य क्रिया है ना। मुख्य क्रिया के पहले समाप्त होने वाले क्रिया को, इसके पहले उसने क्या समाप्त किया था, खाना खाया था। तो खाना खाना क्या हो गया आपका, पूर्वकालिक क्रिया। यानी मुख्य क्रिया के पहले समाप्त होने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। राधा ने पहले क्या किया, खाना खाया, अब वो सोने का कार्य कर रही है। जैसे एक आधा और उदाहरण देखते हैं। राजू घर जाकर, राजू घर जाकर झगड़ा कर रहा है। अब देखिए, राजू इस समय क्या कर रहा है, तो आप तुरंत बताएंगे सर वो झगड़ा कर रहा, बड़ा झगड़ा राजू है ना। तो यह क्या है, मुख्य क्रिया है ना। जो वर्तमान में हमको देख करते हुए मिल जाए उसी को हम मुख्य क्रिया नाम देते हैं। वर्तमान में हमको जो करते हुए मिल जाती है उसी को हम क्या नाम देते हैं, मुख्य क्रिया नाम देते हैं। अब राजू ने झगड़ा करने से पहले क्या किया, घर जाने का कार्य किया है, तो इसे क्या कहेंगे हम, पूर्वकालिक
क्रिया, यदि राजू ने झगड़ा करने से पहले घर जाने का कार्य किया तो उसे हम क्या कहेंगे, पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। ठीक, चलिए इस चीज समझ में आगे होगी। अगली क्रिया के बारे में हम फिर पुनः देखते हैं। चलिए क्रिया के अन्य भेद में एक और क्रिया देखते हैं। तीसरा द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया अब ये क्या कहते हैं, कहते हैं जब किसी एक क्रियापद के साथ, जब किसी एक क्रियापद के साथ दो कर्मों का जब किसी एक क्रियापद के साथ दो कर्मों का प्रावधान होता है तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जब किसी एक क्रियापद के साथ दो कर्मों का प्रावधान होता है तो उसे क्या कहते हैं, द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कर्म क्या होगा, क्रिया क्या होगी, एक होगी, उसके साथ दो कर्म आए हुए होंगे। जैसे अगर कह दिया जाए माता पुत्र को डंडे से मारती है, माता पुत्र को डंडे से मारती है। अब देखिए माता किसको मारती है, पुत्र को। एक कार्य की हो रहा है, क्रिया हो रही है मारने का ना। माता क्या है, करता है, कर्ता क्रिया कर रहा है किसका, मारने का। किसको मारती है, पुत्र को मारती है। किससे मारती है, तो डंडे से मारती है। यानी यहाँ पर दो कर्म हमको मिले हैं। पहला कर्म जैसे किसको मारती है, पुत्र को मारती है। किससे मारती है, तो डंडे से मारती है। तो यह दो कर्म मिल रहे हैं और दोनों कर्म क्या हो जाएंगे आपके, द्विकर्मक क्रिया। ठीक, चलिए सॉरी, अब जैसे एक आध उदाहरण और देख लेते हैं। पुष्पा मोहन को गुलाब देती है। अब देखिए पुष्पा मोहन को गुलाब देती है, कार्य किसका हो रहा है, देने का। तो ये क्या होगा, क्रिया। ठीक, कौन दे रहा है, तो पुष्पा दे रही है। तो क्या हो जाएगा, कर्ता। पुष्पा क्या है, करता है। किसको दे रही है, तो मोहन को दे रही है। क्या दे रही है, गुलाब दे रही है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कर्म। यानी एक ही क्रियापद के साथ जब दो कर्मों का प्रावधान होता है तो भैया क्या होता है, द्विकर्मक क्रिया। ठीक, चलिए, हाँ ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगली क्रिया को हम देखते हैं। चलिए
अगली क्रिया को हम देखते हैं नाम बोध क्रिया। नाम बोध क्रिया, देखिए नाम बोध क्रिया क्या होती है, कहते हैं कोई क्रिया जब कोई क्रिया संज्ञा अथवा विशेषण के साथ जुड़कर जब कोई क्रिया संज्ञा अथवा विशेषण के साथ जुड़कर के साथ जुड़कर अपने नाम का बोध कराती है तो उसे नाम बोध क्रिया कहते हैं। यानी जब कोई क्रियापद क्या करता है, क्रियापद क्या करता है, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ जुड़ता है और उसके साथ जुड़कर अपने नाम का बोध कराता है, इसे हम क्या कहते हैं, नाम बोध क्रिया कहते हैं। जैसे अगर देखा जाए हंसी आना। अब देखिए हंसना, हंसी आना, हंसी क्या है, आपकी भाववाचक संज्ञा है, आना क्रिया है। लेकिन अगर हम हंसी को हटा दें तो आना, क्या आना, पता नहीं क्या आना, क्रिया का बोध हो रहा है लेकिन कैसी क्रिया है, क्या क्रिया है, कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन अगर हम कह दें हंसी आना तो हमको लग रहा है कि हंसने की क्रिया हो रही है। तो वही कहते हैं कि जब क्रिया संज्ञा अथवा विशेषण के साथ जुड़कर, जैसे कहते हैं पीला पढ़ना। अब देखिए अगर पीला को हटा दिया जाए तो पढ़ना, क्या पढ़ना, पता नहीं क्या पढ़ना, लेकिन पीला शब्द लग जाने के कारण लग रहा है कि हाँ मूर्छित होने की क्रिया हो रही। पीला पढ़ना, लाल होना, लाल होना तो लग जाता है जैसे अब गुस्सा होने की क्रिया हो रही है। हरा होना, हरा होना लग रहा है कि बहुत प्रसन्न होने की क्रिया हो रही है ना। तो वही कहते हैं जब क्रिया संज्ञा अथवा विशेषण के साथ जुड़कर, लाठी मारना, अब मारना तो क्या मारना, पता नहीं क्या मारना, लेकिन लाठी मारना तो लग रहा है कि लाठी मारने की क्रिया हो रही है। तो वही चीज कहते हैं जब क्रिया संज्ञा अथवा विशेषण के साथ जुड़कर अपने नाम का बोध कराती है तो उसे नाम बोध क्रिया कहते हैं। चलिए बिना समय लिए हुए अगली क्रिया की तरफ हम चलते हैं पुनः। अगली क्रिया आपकी संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया यह क्या कहती है, जब किसी एक क्रियापद के साथ, जब किसी एक क्रियापद में हमें एक से अधिक, जब किसी एक क्रियापद में हमें एक से अधिक क्रियाओं का बोध होता है, क्रियाओं का बोध होता है
तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। यानी जब किसी क्रियापद क्या होगा, एक ही होगा और उसके साथ कितना बोध होगा, एक से अधिक क्रियाओं का बोध होगा। करना कुछ नहीं है, जैसे ही आप उदाहरण देखेंगे तुरंत आपके समझ में आ जाएगा और आप कहेंगे हाँ सर यही चीज है। ठीक, जैसे बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, बिल्ली छत से कूद पड़ी। बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, बिल्ली छत से कूद पड़ी। अब देखिए बिल्ली छत से कूद पड़ी तो कूद जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक ही क्रिया हमको दिख रही है, क्या, कूदना। लेकिन याद करिए जब बिल्ली छत से कूदेगी तो वह छत से अलग भी होगी ना, तो दूसरी क्रिया किसकी दिख रही है, अलगाव की। यानी क्रियापद एक ही दिया है, उसके साथ साथ हमें दो क्रियाओं का बोध मिल रहा है, बोध मिल रहा है। जैसे कहते हैं राम चला गया, राम चल दिया। अब देखिए चल दिया तो लग रहा है कि चलने की क्रिया हो रही है, एक क्रिया हमको दिख रही है, चल दिया, चलने की क्रिया हो रही है। लेकिन अब ये देखिए चल दिया तो जहां से चल दिया होगा वहां से तो अलग होगा। तीसरी चीज, जहां जाएगा वहां उसका तो मुलाकात होगी, किसी के लिए चला होगा। तो ऐसी चीजें जहां मिल जाए वहां पर क्या हो जाता है आपकी संयुक्त क्रिया। चल दिया, हंस दिया, गिर पड़ा ना, उठ पड़ा, जाग गया, ठीक, इसके बाद चला गया, आ गया। तो ऐसी चीजें जहां आपको मिल जाए, पड़ा, पड़ी, गया, गई, दिया, दी, तो ऐसी चीजें जहां मिल जाए तो वहां पर आपकी कौन सी क्रिया हो जाएगी मित्रों, तो संयुक्त क्रिया। चलिए ये भी क्रिया आपको समझ में आ गई होगी। क्रिया के अन्य भेद बहुत छोटे छोटे हैं, बिना समय लिए हुए हम अगली क्रिया को देखते हैं। एक और क्रिया आती है आपके सामने, चलिए आज क्रिया समाप्त हो जाएगी। अगली क्रिया हम देखते हैं यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया यह क्या कर रही है, करे जब किसी क्रिया पद का निर्माण दो या दो से अधिक धातुओं के योग से, जब किसी क्रियापद का निर्माण दो या दो से अधिक धातुओं के योग से होता है तो उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। यानी जब किसी क्रियापद का निर्माण दो या दो से अधिक धातुओं के योग से होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक क्रिया कहते हैं। करना कुछ नहीं है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे आना जाना, आना जाना। अब देखिए आना जाना एक ही क्रिया है, लेकिन आना एक धातु है आ और एक धातु है जा, दोनों के पीछे ना लगा हुआ है। तो आजा, आ धातु और जा धातु, आजा, देखिए दोनों के पीछे ना लगा है, यानी आना और जाना।
ठीक। तो यहाँ आना जाना कहते हैं ना, उसका दिन भर आना जाना लगा रहता है, एक ही क्रिया का बोध कराते हैं, लेकिन दोनों क्रिया, एक क्रिया क्या होती है, दो धातुओं के योग से मिलती है। जैसे कहते हैं पढ़ना लिखना, हंसना रोना, चलना फिरना, तो ये सब क्या होती है आपके यौगिक क्रिया। चलिए ये भी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी ना, हंसना रोना, उठना बैठना, खाना खरीदना, तो जो भी चीजें होती है हमेशा साथ साथ आती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक क्रिया कहते हैं। एक और क्रिया देखते हैं, आपका अंतिम क्रिया है, इसको देख लेते हैं एक और, उसके बाद खत्म करते हैं आज हम क्रिया को। ठीक, चलिए अंतिम क्रिया देखते हैं आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा की जरूरत नहीं है, ऐसे ही देख लेते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया देखते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहती क्या है। यानी कहते हैं जब किसी भी क्रिया को क्या की जाए, प्रेरणा प्रदान की जाए या किसी अन्य के माध्यम से करवाने का कार्य किया जाए, अन्य से कराना, यानी किसी से अन्य से कराने का कार्य किया जाए, वही क्या होगी आपकी प्रेरणार्थक क्रिया होगी। जहां प्रेरणा प्रदान किया जाए, किसी अन्य से कराने का कार्य किया जाए, वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होगी। जैसे आप कहते हैं पढ़ना से पढ़वाना, पढ़ना क्रिया है, लेकिन हम किसी दूसरे से पढ़वाते हैं, किसी को प्रेरणा, अरे पढ़ो 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 बेटा पढ़ो पढ़ो, तो पढ़ना से पढ़वाना बन गया, और पढ़वाना क्या हो गया, प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। ठीक, हंसना से हंसाना, ठीक, क्या हो गया, प्रेरणार्थक क्रिया। रोना से रुलाना, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक, चलिए तो ये चीजें हो गई। जैसे लिखना से लिखवाना, चलना से चलवाना, गाना से गवाना। ठीक, तो ये चार चीजें हो गई, ये आपकी क्या हो गई, प्रेरणार्थक क्रिया। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को क्रिया के अन्य भी समझ में आए होंगे। जहां कहीं भी दिक्कत होगी तो हम ऐसे याद जाते रहेंगे, आप लोग बताते रहेंगे, हम पुनः इसको समझाते रहेंगे। ठीक, चलिए तो आज हम लोग बस इतना ही करते हैं, आगे फिर हम मिलते हैं एक नए जोश के साथ, एक नए उल्लास के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए धन्यवाद।